अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज हम आपके लिए जो कहानी लेके आए हैं उसका नाम है लालची भाई। तुर्की के किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत लालची था, जबकि छोटा भाई बिल्कुल सीधा साधा था। बड़ा भाई जो कुछ कहता, छोटा भाई इस पर चुपचाप अमल करता। इनके वालिद मरने से पहले इनके लिए चंद मवेशी विरासत में छोड़ के गए थे। बड़ा भाई जो बहुत अक्लमंद और लालची था, वो ये सारे जानवर अपने छोटे भाई से हथिया लेना चाहता था। एक दिन इसने अपने छोटे भाई से कहा, हम आखिर कब तक यूं ही रहेंगे, क्यों ना अपने अपने मवेशी अलग कर लें। ठीक है, छोटे भाई ने सर हिला दिया। बड़ा भाई चालाकी से बोला, तुम जानते हो हमारे सारे जानवर घास चरने के लिए बाहर जाते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं। जो जानवर शाम का अंधेरा फैलने से पहले घर के अंदर आ गए वो मेरे, और जो शाम का अंधेरा होने के बाद घर में दाखिल हुए वो तुम्हारे। ठीक है, मुझे कबूल है। छोटे भाई ने ये शर्त भी मान ली। शाम को जब सारे मवेशी वापस आए तो सिवाय एक बीमार लागर बैल के बाकी सब मवेशी शाम से पहले घर में दाखिल हो गए। बीमार बैल से चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो सबसे पीछे रह गया था। जब सारे जानवर अपनी जगह पहुंच गए तो बड़ा भाई छोटे से कहने लगा, लो भाई, अब तुम्हारी किस्मत में ये ही बैल है, तुम्हें इसी पर कनात करनी होगी। मगर मैं इस बीमार लागर बैल का क्या करूँगा? छोटे भाई ने परेशान होकर पूछा। फिर खुद ही सोचकर बोला, बेहतर है कि मैं उसे बाजार ले जाकर फरोख्त कर दूं। बड़े भाई ने मुस्कुराकर छोटे की तरफ देखा मगर खामोश रहा। इसने बड़ी आसानी से छोटे भाई से सारे जानवर हथिया लिए थे और अब अपनी चालाकी पर बहुत खुश हो रहा था। दूसरे दिन छोटा भाई बीमार बैल को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसका गुजर एक तालाब के करीब से हुआ जिसमें हजारों मेंढक टर्रा रहे थे। मेंढकों की आवाज़ें सुनकर वो रुक गया और इन्हें गौर से सुनने लगा। करीब से एक राहगीर गुजर रहा था। छोटे भाई ने उसे रोककर पूछा, भाई, ये मेंढक क्यों शोर मचा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? इसकी बात सुनकर राहगीर समझ गया कि ये लड़का सीधा साधा है, इसलिए वो मजाक के अंदाज में बोला, नौजवान, ये मेंढक तुमसे तुम्हारा बैल मांग रहे हैं। इतना कहकर वो राहगीर तो अपने रास्ते चला गया, मगर छोटा भाई वहीं खड़ा सोचता रहा। कुछ देर बाद वो मेंढकों को मुखातिब करके कहने लगा, ए तालाब के मेंढकों, क्या तुम मेरा बैल खरीदना चाहते हो? जवाब में उसे एक बार फिर मेंढकों के टर्राने की आवाज़ सुनाई दी तो वो समझा कि ये मेंढक हाँ कर रहे हैं। ये सोचकर इसने वहीं अपने बैल को ज़िबा किया और इसका गोश्त छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तालाब के पानी में फेंक दिया। इसके बाद वो फिर मेंढकों से पूछने लगा, तुम मुझे इसकी कब कीमत अदा करोगे? एक दफ़ा फिर मेंढकों के टर्राने की आवाज़ सुनाई दी तो छोटा भाई खुद ही अंदाज़ा लगा कर कहने लगा, ठीक है, तुम मुझे इसकी रकम एक हफ्ते बाद अदा कर देना। इसके बाद छोटा भाई अपने गांव वापस आ गया। बड़े भाई ने इससे पूछा, क्या तुम्हारा बैल फरोख्त हो गया? हाँ, मैं उसे बाजार ले जा रहा था मगर रास्ते में एक तालाब के किनारे मेंढकों ने उसे मुझसे खरीद लिया। छोटे भाई ने बताया तो इसकी बात सुनकर बड़ा भाई हैरत ज़दा रह गया। वो समझ गया कि छोटे भाई ने बेवकूफ़ी कर दी है, इसलिए वो इसका मजाक उड़ाते हुए पूछने लगा, फिर तुमने इसकी कितनी कीमत वसूल की? वो कहते हैं कि अगले हफ्ते आकर रकम वसूल कर लेना। छोटे भाई ने सादगी से जवाब दिया तो बड़ा भाई इसकी बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ चला गया। अगले हफ्ते छोटा भाई दोबारा तालाब पर पहुंच गया। इस वक्त भी मेंढक जोर जोर से टर्रा रहे थे। तालाब के किनारे खड़े होकर छोटे भाई ने कहा, दोस्तों, मैं अपने बैल की कीमत वसूल करने आया हूँ। जवाब में उसे सिवाय मेंढकों के टर्राने के कुछ सुनाई ना दिया। वो समझा कि मेंढक इससे कह रहे हैं कि तालाब के अंदर आकर रकम वसूल कर लो। वो बेधड़क तालाब के अंदर उतर गया। अभी किनारे से कुछ ही दूर गया था कि इसका पाँव किसी चीज़ से टकराया। झुककर देखा तो एक थैला नजर आया। इसने वो थैला पानी से निकाल लिया और ये देखकर हैरान रह गया कि वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था।
वो मेंढकों का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी खुशी ये थैला लेकर घर वापस चल पड़ा। अभी वो गांव से बाहर ही था कि उसे बड़ा भाई आता हुआ दिखाई दिया। बड़े भाई ने उसे देखते ही मजाक करने के अंदाज में पूछा, हाँ भाई, ले आए मेंढकों से अपने बैल की कीमत? जवाब में छोटे भाई ने उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला दिखा दिया। उसे देखते ही बड़े भाई की राल भी टपकने लगी। वो जल्दी से बोला, देखो हम दोनों भाई हैं ना, इसलिए आओ इस रकम को आपस में तकसीम कर लें। छोटा भाई बगैर सोचे समझे इसकी बात मान गया। दोनों घर आकर सिक्के तकसीम करने लगे। बड़े भाई ने चालाकी से सोने के सिक्कों को गिनकर तकसीम करने की बजाय छोटे भाई से कहा, भाई हम कहाँ इतने ज्यादा सिक्के गिनते रहेंगे, क्यों ना हम उसे तोल कर तकसीम कर लें। इसलिए तुम जाओ और पड़ोसी से तराजू मांग कर ले आओ, और हाँ, इन्हें ये मत बताना कि हम सोना तोलना चाहते हैं। वो पूछें तो कहना कि हम मटर तोलेंगे। छोटा भाई लपक कर पड़ोसी के घर पहुंचा और इनसे तराजू मांगते हुए बोला, हम सोना तो नहीं तोलना चाहते, हम तो सिर्फ मटर तोलेंगे। इसकी बात सुनकर पड़ोसी को शक हो गया। जब छोटा भाई तराजू लेकर वापस आया तो पड़ोसी भी छुपकर इसका पीछा करने लगा और छुपकर झांकने लगा कि ये लोग क्या तोल रहे हैं। बड़ा भाई सोने के सिक्के तोलने लगा। अचानक छोटे की नज़र छत की तरफ उठी तो इसने पड़ोसी को झांकते हुए देख लिया। वो समझा कि ये कोई चोर है जो इनका सोना चुराना चाहता है। इसने करीब पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ताक कर पड़ोसी को दे मारा। किस्मत की बात कि वो पत्थर सीधा जाकर पड़ोसी के सर में लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बड़े भाई ने जब ये देखा तो वो चीख उठा, छोटे भाई, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो हमारा पड़ोसी था, तुमने उसे मार दिया। आओ अब किसी को पता लगने से पहले यहाँ से भाग चलो। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना बकिया सोना तकसीम किया और उसे लेकर घर से निकले तो इन्हें अपनी गली से दो सिपाही निकलते नजर आए। इन्हें देखते ही दोनों घबरा गए। वो समझे ये इन्हें पकड़ने आए हैं, इसलिए वो इनसे बचने की खातिर बजाय घर जाने के जंगल की तरफ भाग उठे ताकि वहां जाकर छुप जाएं। वो काफी दूर तक भागते चले गए। जब घने जंगल में पहुंचे तो इन्हें बरगद का एक घना दरख्त नजर आया। रात गुजारने के लिए दोनों इस पर चढ़ गए और इसकी घनी शाखों में छुपकर बैठ गए। अभी आराम से बैठकर सांस भी ना लेने पाए थे कि डाकुओं का एक ग्रोह वहां आ टपका। वो कहीं लूट मार करके आए थे और अब इस दरख्त के नीचे बैठकर मालो दौलत और सोना आपस में तकसीम करने लगे। इन डाकुओं को देखकर दोनों भाई डर गए कि अब ये इनके सोने के सिक्के भी इनसे छीन लेंगे। इसलिए छोटा भाई बड़े से पूछने लगा, भाई अब क्या करें? बड़े ने उसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और खुद इनकी बातें सुनने लगा। इस दौरान में खौफ के मारे छोटे भाई का गला खुश्क होने लगा। इसके पास पानी की एक छागल थी। इसने फौरन इसका मुंह खोला और पानी पीने की कोशिश करने लगा। खौफ के मारे इसके हाथ लरज रहे थे। छागल का पानी नीचे बैठे डाकुओं पर जा गिरा। डाकू बहुत हैरान हुए और इनका सरदार ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, ये बहुत अजीब बात है कि बारिश हो रही है, वरना आसमान पर तो कोई बादल नजर नहीं आ रहा। इनकी ये बात सुनकर दोनों भाई डर गए कि अब डाकू इनकी मौजूदगी से बाखबर हो जाएंगे और इन्हें मारकर इनका सारा सोना छीन लेंगे। खौफ के मारे छोटे भाई के हाथ तो पहले ही लरज रहे थे। अब इससे सोने के सिक्कों वाला थैला संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए वो वजनी थैला इसके हाथ से छूट गया और सीधा जाकर सरदार के ऊपर गिरा, जो मुंह ऊपर उठाए किसी बादल की तलाश में आसमान की तरफ देख रहा था। थैला सर पर गिरते ही वो भूत भूत चिल्लाता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। दूसरे डाकू समझे कि इन पर भूतों ने हमला कर दिया है, इसलिए वो भी बिना सोचे समझे चीखते चिल्लाते अपने सरदार के पीछे दौड़ पड़े। वो जाते हुए अपना सारा मालो असबाब और सोना चांदी वहीं छोड़ गए। इनके जाने के बाद दोनों भाई दरख्त से नीचे उतरे। यहाँ भी बड़े भाई की लालच ने इसका पीछा ना छोड़ा।
ढेर सारा सोना चांदी देखकर वो खुद गर्ज अपने छोटे भाई से कहने लगा, मेरे भाई, आजकल मौसम बहुत सर्द है, ठंड पड़ रही है। तुम कहाँ सर्दी में ठुठरते रहोगे? ये कंबल है, ये तुम ले लो। मैं ये सोना चांदी रख लेता हूँ, तुम्हारी खातिर मैं बगैर कंबल के भी इस सर्दी में गुजारा कर लूँगा। सीधा साधा छोटा भाई इसकी ये बात भी मान गया। उन्होंने वो रात वहीं बरगद के नीचे गुजारने का फैसला किया और सुबह घर वापस जाने का इरादा किया। छोटे ने अपने आप को अच्छी तरह कंबल में लपेटा और गहरी नींद के मजे लेने लगा, जबकि बड़ा लालची भाई सारी रात सोने चांदी के थैलों को सीने से लगाए ठुठरता रहा। सुबह जब छोटे भाई की आंख खुली तो इसने देखा कि बड़ा लालची भाई सर्दी से अकड़ कर मर चुका है। छोटे भाई को यूं अपने भाई के मरने का बहुत दुख हुआ। एक कब्र खोद कर इसको वहीं बरगद के दरख्त के नीचे दफन कर दिया और खुद तमाम माल और दौलत लेकर घर की तरफ वापस चल पड़ा। अब वो एक अमीर आदमी था। इसके पास घर था, ढेर सारे मवेशी थे, बहुत सा सोना चांदी था। अपने बड़े भाई की सारी दौलत भी इसको मिल गई थी, क्योंकि इसने कभी लालच नहीं की थी। इसके बाद वो हमेशा खुश रहा। इसीलिए तो कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए हमें लालच से बचना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।